कंपटीशन ब्रेकर की तरफ से नमस्कार दोस्तों आज हम लोग पॉलिटी के अंतर्गत हम लोग अपना छठा चैप्टर देखेंगे, जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो हमेशा परीक्षा में पूछे गए हैं जहाँ से प्रश्न, उन पे चर्चा करेंगे। साथ में जो भाग है महत्वपूर्ण 22 भाग है, उनके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय इसके मूल संविधान में जो है 395 अनुच्छेद थे, लेकिन वर्तमान में इन अनुच्छेदों की जो संख्या है वो लगभग 450 हो गई है, क्योंकि कुछ अनुच्छेदों में क्या है उसके उपखंड जोड़ दिए गए, जैसे का, खा, गा आदि। इन सबको जोड़ने से इस समय वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी हो गई है? लगभग 450। और भाग कितने हैं? तो 22 भाग हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये वीडियो शुरू करेंगे। और दोस्तों, ये वीडियो 2 पार्ट में, पहले पार्ट में हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेद और भाग को जानेंगे, और दूसरे भाग में इससे संबंधित जितने भी प्रश्न अभी तक परीक्षा में पूछे गए उन प्रश्नों को हल करेंगे। भाग 1, जो संविधान का भाग 1 है, ये किससे संबंधित है? इसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है। भाग 1 के अंतर्गत 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद आते हैं। तो आर्टिकल 1 क्या है? संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 2 में क्या दिया गया है? नए राज्यों का प्रवेश। और आर्टिकल 3 में है नए राज्यों का निर्माण, राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नामों में परिवर्तन। दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि नए राज्यों का निर्माण, राज्यों के क्षेत्र या सीमा या नामों में परिवर्तन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जा सकता है? तो ये है आपका अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, जो कि आपका भाग कौन सा? भाग 1 के अंतर्गत ये आता है। भाग 2 आपका किससे संबंधित है? नागरिकता से। यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछा गया। अभी यूपी पीसीएस 2020 में ही पूछा गया था कि भाग 2 किससे संबंधित है? तो नागरिकता से संबंधित है। और इसमें कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है? तो 5 से लेकर जो है अनुच्छेद 11 जो है किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। इसको आप ऐसे भी ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि भाग 2 में क्या है, आप याद कर लीजिए, नाग पंचमी। नाग से हो जाएगा नागरिकता, पंचमी से हो जाएगा 5 से 11। अब अगला देखते हैं भाग 3, बहुत इम्पॉर्टेंट है, सीधे पूछ लेता है। भाग 3 का है मौलिक अधिकार है। इसमें कौन कौन से अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, आपका यूपी पीसीएस की जो परीक्षा है उसमें हर वर्ष आप अगर प्रीवियस का पेपर उठा के देखेंगे तो लगातार 3 से 4 वर्षों में भाग से, जो आपके प्रमुख 22 भाग हैं, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछता है। इसलिए भाग और उनसे संबंधित जो अनुच्छेद हैं उनको जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी की भी अगर आप परीक्षा देखेंगे वहाँ से भी इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। कौन सा प्रश्न पूछा गया वो अभी हम आपको आगे बताते हैं। आर्टिकल 14 मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार। कई बार ये प्रश्न जो है पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया है। आगे देखते हैं आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बार ये परीक्षा में पूछा गया, खासकर यूपी पीसीएस की जो परीक्षा है वहाँ पे ये प्रश्न जो है 3 से 4 बार पूछा गया। चाहे वो आपकी यूपी पीसीएस की परीक्षा हो या आरओ की परीक्षा हो, ये प्रश्न कई बार पूछा गया। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। आर्टिकल 24 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया। आर्टिकल 24, आर्टिकल 17, आर्टिकल 14 कई बार ये परीक्षा में पूछा गया। तो आर्टिकल 24 जो आपका संबंधित है वो है कारखानों में बालकों के नियोजन के प्रतिषेध से ये संबंधित है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भाग 4 जो है दोस्तों वो आपका है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और इसमें अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णित है। दोस्तों, एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो सिद्धांत है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये भी प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। तो हम लोग जो है भाग 4 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इसके अंतर्गत जो प्रमुख अनुच्छेद है जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है उसको देख लेते हैं। तो आर्टिकल 39 समान कार्य के लिए समान वेतन। कई बार यहाँ से परीक्षा में पूछ भी लिया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का जो सिद्धांत है वो किस भाग में दिया गया है? तो आर्टिकल 39 के अंतर्गत भाग
4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत दिया गया है। आगे देखेंगे समान न्याय, आर्टिकल 39A समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। आर्टिकल 40 कई बार पूछा गया है, ग्राम पंचायत की स्थापना, खासकर पीसीएस की परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आरओ या पीसीएस प्री की परीक्षा हो। आर्टिकल 48A पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन, वन तथा वन्य जीव संरक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल, 2 से 3 बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है कि पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन, वन तथा वन्य जीव का संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो ये है 48A और इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है इस आर्टिकल को जो है भारत के संविधान में जोड़ा गया है। आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन दोस्तों, आपका सीधे यूपीएससी की जो परीक्षा 2020 में हुई थी वहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया था कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किसके अंतर्गत है। उसमें आपको ऑप्शन दिया था प्रस्तावना के अंतर्गत, ऑप्शन बी दिया गया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत, सी दिया था मौलिक अधिकार के अंतर्गत और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं दिया गया था। उसका आंसर आपका क्या था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो दोस्तों यूपीएससी की जो परीक्षा है उसमें सिंपल क्वेश्चन को भी बस थोड़ा सा घुमा के पूछ देते हैं, इसलिए इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा कि कौन से आर्टिकल में क्या चीज़ कहा गया है और वह किस भाग के अंतर्गत है। फिर आता है आपका आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृत्ति, सीधे क्वेश्चन पूछा था। और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि किस आर्टिकल के अंतर्गत है, यूपी पीसीएस 2016 प्री की परीक्षा में पूछा गया था और अभी हाल ही में जो आपका यूपी टेट की परीक्षा है उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। आगे देखते हैं मूल कर्तव्य, बहुत इम्पॉर्टेंट है, भाग 4A, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 51A दिया है। 51A के अंतर्गत भी ABCDEFGHI तक इसमें जो है करके दिया गया है मूल कर्तव्य के अंतर्गत। याद रखिएगा दोस्तों कि मूल कर्तव्य जो है रूस या सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। और नोट, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे वर्ष 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था उसके तहत भाग 4A मूल कर्तव्य को भारत के संविधान में जोड़ा गया था और इसमें अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 51A। भाग 5 संघ सरकारें हैं। संघ सरकार के अंतर्गत आपका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल आदि आ जाते हैं। इसमें भाग 5 जो संघ सरकार है इसमें अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक के अनुच्छेद दिए हैं। ये चैप्टर आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, भाग 5, यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। आर्टिकल 52 के अंतर्गत क्या है, राष्ट्रपति का पद दिया गया है। 53 राष्ट्रपति की शक्ति तथा कार्य और आर्टिकल 54 में क्या दिया गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। दोस्तों ये एक चीज़ आपको ट्रिक यहाँ पे बता देते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको राष्ट्रपति याद है कि राष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में है या राष्ट्रपति के शक्ति या कार्य या राष्ट्रपति का निर्वाचन किस में है, किस आर्टिकल में है, तो आप राज्यपाल, जो राज्य के अंदर राज्यपाल होते हैं, उनके बारे में जानना आपका बहुत आसान हो जाएगा। राष्ट्रपति किस में है, आपका आर्टिकल 52 में है। अगर 52 में आप 101 जोड़ देते हैं तो आपका हो जाएगा 351। आपका आर्टिकल 153 के अंतर्गत क्या है, किसका पद है, राज्यपाल का पद है। 53 में अगर जोड़ देंगे आप 101, 154 हो जाएगा। तो 154, अनुच्छेद 154 के अंतर्गत क्या है, राज्यपाल की शक्ति तथा कार्य। 54 में अगर आप 101 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 155। तो 155 के अंतर्गत आपका क्या है, राज्यपाल के निर्वाचन। जिस तरह से 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है उसी तरह 155 में किसका निर्वाचन है, राज्यपाल का। दोस्तों ये छोटी सी जो ट्रिक थी इसको आप ध्यान रखिएगा। 101 प्लस करने पे
आप कहाँ पहुँच जाएंगे, राज्यपाल के कार्य, राज्यपाल पर, यानी कि 153 में क्या है, राज्यपाल का पद, 154 में राज्यपाल की शक्ति तथा कार्य और 155 में राज्यपाल का निर्वाचन। केवल आपको राष्ट्रपति के जो आर्टिकल है उनमें 101 जोड़ देना रहेगा। आगे देख, आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। दोस्तों, राष्ट्रपति पे जब अगर महाभियोग लगाने से 14 दिन पहले जो है लिखित सूचना देनी होती है। आर्टिकल 72 में क्या है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। आर्टिकल 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति, इम्पॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो यह है आपका आर्टिकल 123। आर्टिकल 143 सुप्रीम कोर्ट से सलाह। सुप्रीम कोर्ट से सलाह का आपका यहाँ पे मतलब हो गया कि राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार दिया गया है। भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं, थल सेना, वायु सेना तथा नौसेना का प्रधान सेनापति होगा। ये भी याद रखिएगा, कई बार ये पूछा भी गया है। थल सेना का प्रधान सेनापति कौन होता है, तो आप याद रखिएगा राष्ट्रपति। जितनी भी जो तीनों सेनाएं हैं, थल सेना, वायु सेना तथा नौसेना, तीनों का प्रधान सेनापति जो है राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति, दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा कि राष्ट्रपति जो होता है राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। और किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का जो संवैधानिक अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। अब हम लोग देख लेते हैं उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का जो पद है वो आर्टिकल 63 में दिया गया है। आर्टिकल 63 किससे संबंधित है, इसमें उपराष्ट्रपति का पद दिया गया है। आर्टिकल 64 राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेगा। एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों कि जो भारत का उपराष्ट्रपति है वो कभी भी उपराष्ट्रपति पद का तनख्वाह नहीं लेता। उसको जो वेतन मिलता है उपराष्ट्रपति को, वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए उसे वेतन प्राप्त होता है। और आर्टिकल 60 याद रखिएगा दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है, यहाँ बता दे रहे। आर्टिकल 60 जो है उसमें भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, ये दिया गया। यानी क्या, आपका राष्ट्रपति का जो शपथ है वो आर्टिकल 60 में है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होता है उस समय का, वो शपथ दिलाता है। आगे देखेंगे संघ सरकार के अंतर्गत जो भाग 5 है उसमें संघ सरकार के अंतर्गत अब प्रधानमंत्री के बारे में जान लेंगे। प्रधानमंत्री कौन कौन आर्टिकल से संबंधित है, तो आर्टिकल 74 में ये कहा गया है कि एक ऐसा मंत्रिमंडल होगा जो राष्ट्रपति की सहायता करेगा, और उसमें मुख्य व्यक्ति कौन होता है, प्रधानमंत्री। आर्टिकल 75 किससे संबंधित है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। आर्टिकल 76 महान्यायवादी। आर्टिकल आपका 79 संसद। यहाँ पे आप एक ट्रिक याद कर लीजिए, सरल ट्रिक है आपका, सरल। संसद, राज्यसभा, लोकसभा, यानी आर्टिकल 79 संसद, आर्टिकल 80 राज्यसभा, आर्टिकल 81 लोकसभा। अगर आप ऐसे सरल याद कर लेंगे तो आपको यहाँ पे जो है ये याद करने में आसानी होगी कि संसद किस आर्टिकल में है, राज्यसभा किस आर्टिकल में है और लोकसभा किस आर्टिकल में। 79 संसद, 80 राज्यसभा और 81 में लोकसभा के बारे में वार्ता की गई है। दोस्तों यहाँ पे एक जो है इम्पोर्टेंट चीज़ रह गई थी बताने के लिए, महान्यायवादी आपका आर्टिकल 76 में है। और महान्यायवादी जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और ऐसा पारिश्रमिक या वेतन प्राप्त करता है जो राष्ट्रपति अवधारित करते हैं, यानी जो राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। और महान्यायवादी जो होता है इसे संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में शामिल होने का अधिकार होता है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं होता। ये चीज़ परीक्षा में कई बार सीधे सीधे पूछा गया है कि इनमें से कौन है जिसे संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में शामिल होने का अधिकार है लेकिन मतदान का नहीं, तो यह है आपका
महान्यायवादी। और महान्यायवादी संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते और इन्हें विशेषाधिकार भी मिलता है। आर्टिकल 110 धन विधेयक से संबंधित है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। आर्टिकल 112 में बजट शब्द का प्रयोग किया गया है। आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट का गठन। आर्टिकल 148 कई बार पूछा है, तो ये भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। आर्टिकल 148 में कहा गया है कि भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। तो एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो है नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तथा अपने पद से केवल उसी रीति एवं आधारों से हटाया जाएगा जिस रीति एवं आधारों से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। 148 में क्या कहा गया कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, और उसी पद के उसी रीति एवं आधारों से हटाया जा सकता है जिस रीति एवं आधारों से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए कहा था कि भारतीय संविधान के तहत ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। अब हम लोग भाग 6 देख लेते हैं। भाग 6 अनुच्छेद 152 से लेके 237 है और इसमें भाग 6 में किसके बारे में चर्चा की गई है, राज्य सरकार के बारे में, यानी जो भारत के राज्य हैं उन राज्यों में जो जो अधिकारी हैं उनके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। 153 राज्यपाल का पद। मैंने दोस्तों आपको जब राष्ट्रपति का हम बता रहे थे तब मैंने आपको एक चीज़ ट्रिक बताई थी 52 में क्या है, राष्ट्रपति का पद। 101 में अगर आप 52 में 101 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 351, यानी 153 में आपका क्या हो गया, राज्यपाल का पद। 154 में राज्यपाल की शक्ति तथा कार्य। दोस्तों ये ट्रिक अगर याद रखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें याद करने में बहुत आसानी हो जाएंगी। आइए आगे देखते हैं। राज्यपाल का निर्वाचन। राज्यपाल का निर्वाचन आपका आर्टिकल 155 यानी 155 में दिया गया है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल के बाद हम लोग चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री की किस किस आर्टिकल से संबंधित है। आर्टिकल 163 में कहा गया कि मंत्रिमंडल राज्यपाल की सहायता के लिए बनाया जाएगा जिसका मुख्य अधिकारी कौन होगा या मुख्य व्यक्ति कौन होगा, मुख्यमंत्री। आर्टिकल 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति। आर्टिकल 165 महाधिवक्ता। आर्टिकल 168 के अंतर्गत क्या है, आर्टिकल 168 में क्या है आपका, विधान मंडल। आगे देखेंगे। आर्टिकल 216 में हाई कोर्ट, राज्यों के लिए हाई कोर्ट के गठन की बात की गई हो। और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को कुछ रिट जारी करने की शक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कि हाई कोर्ट को कुछ रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है, तो अनुच्छेद 226। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, इसमें जो है 239 से लेके 242 अनुच्छेद है और भाग 8 किससे संबंधित है, संघ राज्य क्षेत्र। भाग 9 पंचायत, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि भाग 9 किससे संबंधित है, तो पंचायत से। और इसी में 2 और भाग जोड़ दिए गए, भाग 9A नगर पालिका, भाग 9B सहकारी समितियों से संबंधित है। भाग 10 इसमें अनुच्छेद 244 से लेके 244A तक है और ये अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों से संबंधित। भाग 10 में क्या, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र। भाग 11 केंद्र राज्य संबंध, इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। आर्टिकल 249 में क्या, राज्य सूची विषय पे कानून बनाने की शक्ति, ये कई बार पूछा गया कि राज्य सूची विषय बनाने, कानून बनाने की शक्ति किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 249 में। भाग 12 बहुत इम्पॉर्टेंट है। भाग 12 इसमें आपका अनुच्छेद 264 से लेके 300A तक है। इसमें
वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं वाद संबंधित हैं। आर्टिकल 280 किससे संबंधित है? वित्त आयोग से। कई बार पूछा गया है। वित्त आयोग किस आर्टिकल के अंतर्गत है? आर्टिकल 280। भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध है और भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं, वाद है। भाग 13 अनुच्छेद 301 से लेके 307 तक है और भाग 13 के अंतर्गत क्या कहा गया है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य किसमें है? भाग 13 में। भाग 14 इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 308 से लेके 323 तक, इसमें संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं हैं। आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवाएं, कई बार पूछा गया प्रश्न है। आर्टिकल 315 संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, ये दोनों ही प्रश्न कई बार पूछा गया। भाग 15 कई बार पूछा गया। भाग 15 के अंतर्गत क्या है? तो निर्वाचन है। क्या है? और ये अनुच्छेद 324 से लेके 329 ए तक संबंधित है। भाग 15 निर्वाचन इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 324 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 324 के अंतर्गत है निर्वाचन आयोग। यूपीपीसी 2016 की प्री की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। आर्टिकल 324 किससे संबंधित है? तो ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है। भाग 16 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया। तो भाग 16 330 से लेके 342 अनुच्छेद के अंतर्गत है और भाग 16 किससे संबंधित है? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से। कई बार यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। भाग 16 के अंतर्गत आर्टिकल 330 में क्या कहा गया है? लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। आर्टिकल 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण। आर्टिकल 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। और आर्टिकल 333 राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। ये चारों आर्टिकल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि किस आर्टिकल में लोकसभा के लिए कहा गया और किस आर्टिकल में जो है विधानसभाओं के लिए कहा गया। तो आर्टिकल 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सीटों का आरक्षण है। 331 में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण है लोकसभा में। 332 में राज्यों की विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण है। और आर्टिकल 333 में राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। चारों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर रख लीजिएगा। भाग 17 अनुच्छेद 343 से लेकर 351, इसमें राजभाषा। आर्टिकल 350 ए में क्या कहा गया? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 17 राजभाषा, भाग 17 राजभाषा। आर्टिकल 350 ए, 350 ए में क्या कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। भाग 18 आपात उपबंध, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। 360 में आर्टिकल 360 में कौन से आपात की बात की गई है? वित्तीय आपात। एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, अभी तक भारत में कभी भी वित्तीय आपात नहीं लगाया गया है। और इसी तरह इसमें एक प्रश्न पूछा है घुमा के, आज तक भारत में किस अनुच्छेद का प्रयोग नहीं किया गया? तो 360, अनुच्छेद 360 का प्रयोग अभी तक भारत में नहीं किया गया, यानी कि अभी तक भारत में कभी भी वित्तीय आपात नहीं लगाया गया है। भाग 19 प्रक्रिया, इसके 361 लेके 367 आर्टिकल तक। भाग 20 संविधान में संशोधन, इसके अंतर्गत कौन सा है? अनुच्छेद 368। आगे देखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान में संशोधन किस आर्टिकल के अंतर्गत किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। भाग 21 अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक है, इसमें अस्थायी और विशेष उपबंध है। और भाग 22 में अनुच्छेद
393 से लेके 395। इसमें क्या कहा गया? संक्षिप्त नाम, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। दोस्तों, भारत के संविधान में 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और वर्तमान में 450 तक जो है आपके अनुच्छेद है। लेकिन जब मूल संविधान बना था तब उस समय कितने अनुच्छेद थे? 395 ही। दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा, एक बार एक परीक्षा में प्रश्न पूछा था कि भारत का जो संविधान था, जो मूल संविधान था, उसमें कितने भाग, अनुसूचियां और जो है आर्टिकल थे। तो जब मूल संविधान बना था तो उसमें 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप 1 से 2 बार देख लेते हैं तो आपके यहाँ से आने वाले कोई भी प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे, चाहे वो आपका भाग हो या आपके जो है आर्टिकल हो, अनुच्छेद हो, क्योंकि यही आर्टिकल सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये सारे अनुच्छेद जो हमने आपको बताए, यहीं से प्रश्न परीक्षा में ज़्यादातर पूछे गए हैं। और भाग आपको सारे याद करना है, खासकर जो है पहला, दूसरे से लेके 8 भाग और उसके बाद जो है भाग 15, भाग 18, ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।